दोस्तों, प्राचीन दुनिया में मानचित्र बनाना यानी कि मैप्स बनाना बहुत ही मुश्किल हुआ करता था। दूर दूर के ऑब्जेक्ट्स की पोजीशन वेरीफाई करके उनके बीच के डिस्टेंस और एंगल्स को कैलकुलेट करके पूरे एरिया के मैप्स को बनाया जाता था। अब इसमें कोई शक नहीं है कि ये बहुत ही मुश्किल काम हुआ करता था। आपने समुद्री लुटेरों और उनके खजाने के नक्शों के बारे में तो जरूर सुना होगा। वो अपने खजाने को एक वीरान आइलैंड पर छुपाते थे और एक कॉम्प्लिकेटेड नक्शा बना देते थे जिसे केवल वो ही पढ़ सकते थे। इसका मतलब भले ही वो समुद्री लुटेरे थे पर उनके पास भी दिमाग जरूर था। बट यार, आज के टाइम में किसी भी जगह पर मैप बनाना बहुत ही आसान हो गया है। स्पेस में बहुत से सैटेलाइट्स मौजूद है जो कुछ सेकंड्स में एक एरिया का नक्शा बना सकते हैं। लेकिन क्या आपने कभी पूरे ब्रह्मांड के मैप के बारे में सोचा है? जरा सोचिए, अगर 100 साल बाद स्पेस ट्रैवल बहुत कॉमन बन गया और हमें बहुत से प्लैनेट्स ऐसे मिल गए जहां एलियन लाइफ है, तो क्या हमें एक मैप की जरूरत नहीं पड़ेगी? बिल्कुल जरूरत पड़ेगी। और नासा बिल्कुल ऐसे ही एक मिशन पर काम कर रहा है जिसमें वो पूरे आसमान का नक्शा बना सकता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मिल्की वे के बिल्कुल कोर में हमें कैसे एक इनर रिंग मिला है और ये इनर रिंग हमें यूनिवर्स के हिस्ट्री के बारे में कैसे बता सकता है। बस बने रहिए वीडियो में एंड तक मेरे साथ। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए पता करते हैं नासा के स्फीयर एक्स मिशन के बारे में। दोस्तों, पिछले 100 सालों में एस्ट्रोनॉमर्स ने हमारे कॉस्मोस के बारे में बहुत कुछ जान लिया है। इसके साथ ही हम इतनी बड़ी दुनिया में कहां पर है, इस बात का भी एक अच्छा आइडिया सभी को हो गया है। हमने डिस्कवर किया है कि यूनिवर्स लगातार फैल रहा है। हमने कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड के बारे में जाना है जो कि शुरुआती यूनिवर्स के अवशेषों में से एक है। हमने बिग बैंग के कॉस्मोलॉजिकल मॉडल्स बना लिए हैं। इसलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि हमें यूनिवर्स और कॉस्मोस की एक अच्छी अनुभूति हो गई है। फिर भी यार, बहुत सी ऐसी इंटरेस्टिंग एस्ट्रोनॉमिकल डिस्कवरीज है जो और कहीं नहीं बल्कि हमारे कॉस्मिक घर मिल्की वे में ही होती है। और यहाँ पर हंसने वाली बात तो यह है कि एस्ट्रोनॉमर्स को दूसरी गैलेक्सीज के बारे में जानने में ज्यादा परेशानी नहीं होती है, लेकिन अपने ही मिल्की वे के बारे में हम बहुत कम जानते हैं। मिल्की वे का स्ट्रक्चर और साइज अभी भी डिस्कवर ही किया जा रहा है। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे हम अपने आसपास वाले घरों में खजाना ढूंढने में ऐसे व्यस्त हो गए हैं कि अपने घर के अंदर सोना ढूंढने में असफल हो गए हैं। लेकिन यार, ये सभी चीजें बदल रही है। वैज्ञानिक मिल्की वे के बारे में बहुत बड़े पैमाने में स्टडी कर रहे हैं और उनकी ये स्टडीज रंग ला रही है। मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट ऑफ एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल फिजिक्स के वैज्ञानिकों ने मिल्की वे के गैलेक्टिक बार के जस्ट बाहर में एक इनर रिंग डिस्कवर किया है जिसमें मेटल से भरे हुए स्टार्स है। इस रिंग की एग्जिस्टेंस ने स्टार फॉर्मेशन के बारे में हमें और बहुत कुछ बताया है जो अर्ली यूनिवर्स के वक्त में बनी होगी। अब दोस्तों, ऐसी बात नहीं है कि हम मिल्की वे के स्ट्रक्चर और साइज के बारे में नहीं जानना चाहते। असल में इन चीजों के बारे में जानना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। अब पहली बात तो यह है कि हमारी गैलेक्सी का साइज बहुत ही ज्यादा है। इसके बारे में सुनकर आपका दिमाग चक्कर खा जाएगा। नासा का मानना है कि मिल्की वे 1 लाख लाइट ईयर से लेकर 1.2 लाख लाइट ईयर्स तक हो सकता है। कुछ इंफॉर्मेशन ये भी कहती है कि ये 1.5 से लेकर 1.8 लाख लाइट ईयर्स तक का भी हो सकता है। अब अगर मैं यहाँ पर बहुत ही सिंपल भाषा में बोलूं तो मिल्की वे का डायमीटर 1.14 क्वांटिलियन किलोमीटर्स या फिर उससे भी ज्यादा का हो सकता है। और इसके साथ ही ये मत भूलिए कि मिल्की वे में कम से कम 200 से 400 अरब सितारे और 100 अरब प्लैनेट्स भी प्रेजेंट हैं। अब दोस्तों, आपने अक्सर ये देखा होगा कि ज्यादातर गैलेक्सीज हमें इसी शेप में देखने को मिलती है। इसे स्पाइरल शेप्ड गैलेक्सीज भी कहा जाता है। हमारा मिल्की वे भी एक स्पाइरल गैलेक्सी है। आप इनके आर्म्स को क्लियरली देख सकते हैं। हम मिल्की वे के इन्हीं में से एक आर्म में रहते हैं और यहाँ से हम मिल्की वे के गैलेक्टिक डिस्क को देख सकते हैं जो कि आप रोज रात के आसमान में कुछ इस प्रकार से देखते होंगे। इस पॉइंट से आप दूर दूर के स्टार्स, घने गैस और डस्ट क्लाउड्स को देख पा रहे होंगे। अब यहाँ दिक्कत भी यही है कि मिल्की वे के सेंटर को हम इन्हीं क्लाउड्स की वजह से देख नहीं पाते। कुछ वैज्ञानिकों की माने तो इसके बिल्कुल सेंटर में एक टाइटली पैक्ड ग्रुप ऑफ स्टार्स है जिसे बल्ज भी कहा जाता है। इसका डायमीटर 10,000 लाइट ईयर्स तक का है। मिल्की वे गैलेक्सी के जो स्पाइरल आर्म्स है उनके ठीक सेंटर में एक सेंट्रल बार भी है। ये सेंट्रल बार बेसिकली बहुत सारे स्टार्स से बना हुआ होता है। इस तरह के बार्स आपको ऑलमोस्ट हर स्पाइरल गैलेक्सी में मिल जाएंगे। ये स्टार्स के मोशन को और इंटरस्टेलर गैस को अफेक्ट करता है। कुछ लोगों का मानना है कि ये गैलेक्सीज के स्पाइरल आर्म्स को भी अफेक्ट करता है और ये बार गैलेक्सी के अंदरूनी हिस्से में ही लोकेटेड होता है। हमारी गैलेक्सी की एक बहुत ही पुरानी थियरी है कि क्या मिल्की वे के पास स्टार बनने वाले अंदरूनी रिंग्स है या नहीं। अब बहुत से दूसरे डिस्क गैलेक्सी में हमें इस तरह के रिंग्स मिले हैं जहां पर भारी मात्रा में स्टार्स फॉर्म होते हैं।
किस्मत से वैज्ञानिक करीब 10 साल से एपोजी सर्वे और गाया ऑब्जर्वेटरी के डेटा को मिलाकर एक कंप्यूटर सिमुलेशन तैयार कर रहे हैं, जिससे पता चल सके कि मिल्की वे के पास ये रिंग है भी या नहीं। और यार यहाँ रिजल्ट में हमें एक बेहतरीन इनर मिल्की वे का मॉडल देखने को मिला, जिसमें बार के साथ साथ पीनट शेप का एक बल्ज भी देखा जा सकता है। इस बल्ज में बहुत सारे स्टार्स हैं जो कि 4 से 9 बिलियन ईयर्स पहले फॉर्म हुए थे। एपोजी सर्वे में बड़े पैमाने पर स्टेलर स्पेक्ट्रोस्कोपिक कैंपेन कराया गया था। इस सर्वे को नियर इंफ्रारेड वेवलेंथ्स में किया गया था। इसकी मदद से ऐसे ऑब्जर्वेशंस पॉसिबल हो पाए थे जो ऑप्टिकल लाइट में पॉसिबल नहीं थे। एपोजी के इंफ्रारेड की सबसे खास बात यह है कि मिल्की वे के डस्टी रीजन्स को भी यह ऑब्जर्व कर सकता है, जो गैस और डस्ट से ढकी हुई है। अब इस डेटा की मदद से वैज्ञानिकों को पता चला कि उस पर्टिकुलर जगह पर कितने एलिमेंट्स कितनी मात्रा में मौजूद है, उनकी पोजीशन, लाइन ऑफ साइट, वेलोसिटीज और उस बल्ज में मौजूद स्टार्स की अप्रोक्सीमेट एज। वहीं गाया मिशन की हेल्प से हमें यह पता चल पाया कि उन स्टार्स की एक्यूरेट पोजीशंस क्या है और साथ ही वो कैसे मोशन करते हैं। एस्ट्रोनॉमर्स की टीम ने मिलकर इन सभी डेटा को मिलाया और मिल्की वे का इनर मॉडल तैयार हो गया। अब इस बल्ज के अंदर मौजूद स्टार्स के ऑर्बिट के अच्छे से अनुमान लगाने के लिए करीब 30,000 स्टार्स को ऑब्जर्व किया गया। इन ऑर्बिट्स की मदद से हम उस बड़े से बल्ज के पीछे और दूसरे ऐसे रीजन्स भी देख सकते हैं जो पहले विजिबल नहीं थे। और तभी हमें मिल्की वे के सेंट्रल बार के अराउंड इनर रिंग का स्ट्रक्चर मिला, जिसके अंदर ढेरों स्टार मौजूद थे। अब अगर इसे बार के अराउंड के स्टार से कंपेयर करें तो इसके अंदर के स्टार्स में भारी मात्रा में मेटल प्रेजेंट है। अब इस इनर रिंग और सेंट्रल बार के अराउंड के स्टार्स को सेपरेट करने के लिए टीम्स ने स्टार के ऑर्बिट को अच्छे से ऑब्जर्व किया। इससे उन्हें यह पता चला कि रिंग के अंदर जो स्टार्स है वो बार के स्टार्स के मुकाबले बहुत ही ज्यादा यंग और मेटल रिच है। इसका सिंपल सा मतलब यह है कि सेंट्रल बार के आने के बाद भी इनर रिंग ने फ्लो हो रहे गैस और डस्ट की हेल्प से स्टार बनना नहीं छोड़ा। और इसका यह भी मतलब है कि एस्ट्रोनॉमर्स इन इनर रिंग्स के एज के डेटा का इस्तेमाल करके मिल्की वे के फॉर्मेशन के इतिहास के बारे में और भी बातें पता कर सकते हैं। स्टार्स के एवरेज एज निकालकर वैज्ञानिकों की टीम ने एस्टिमेट किया है कि गैलेक्टिक बार की एज 7 अरब साल तक की हो सकती है। अभी तक तो ये बात क्लियर नहीं हो पाई है कि इस नए डिस्कवर्ड इनर रिंग से गैलेक्सी के स्पाइरल आर्म्स पर कोई फर्क पड़ता है या नहीं। अब बहुत से स्पाइरल गैलेक्सीज में गैस जिससे कि स्टार्स बनते हैं वो अंदर की तरफ इनर रिंग में फनल किए जाते हैं और वैज्ञानिक अभी पक्के तौर पर यहाँ नहीं कह सकते कि मिल्की वे गैलेक्सी में भी ऐसा हो रहा है या नहीं। लेकिन नेक्स्ट जनरेशन टेलीस्कोप्स की हेल्प से हम और डिटेल में गैलेक्टिक सर्वेज को कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि नेक्स्ट जनरेशन टेलीस्कोप्स के डिजाइन को वैज्ञानिक ऑलरेडी बना चुके हैं। अब मैं यहाँ बात कर रहा हूँ स्फीयर एक्स मिशन के बारे में। इस मिशन को कॉस्मिक मैप मेकर का भी नाम दिया गया है। अब अगर आप नाम से नहीं समझे तो इसका मतलब यह है कि ये हमारे पूरे कॉस्मोस को मैप यानी कि उसका नक्शा बना सकता है। कई मायनों में स्फीयर एक्स मिशन जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की तरह ही है, बस फर्क उनके ऑब्जर्वेशन टेक्निक्स में है। नासा का स्फीयर एक्स मिशन हर 6 महीने में पूरे स्काई को ऑब्जर्व करेगा और कॉस्मोस का ऐसा मैप बनाएगा जो आपने कभी देखा ही नहीं होगा। माना जा रहा है कि इसे अप्रैल 2025 तक लॉन्च भी कर दिया जाएगा। स्फीयर एक्स मिशन ये पता करने की कोशिश करेगा कि बिग बैंग होने के पहले सेकंड के बाद क्या क्या हुआ था, गैलेक्सीज कैसे बनती है और इवॉल्व कैसे करती है, और कौन से मॉलिक्यूल्स है जिनसे लाइफ फॉर्म होती है और कहां पर वो मौजूद हो सकते हैं। अब इसमें कोई शक नहीं है कि इन गोल्स को अचीव करने के लिए बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी लगेगी। पर अच्छी खबर यह है कि नासा ने ऑब्जर्वेटरी के सभी पुर्जों के फाइनल प्लान्स की अप्रूवल ले ली है। उन्होंने ऑलरेडी कंप्यूटर मॉडल्स बनाकर सब टेस्ट कर लिया है और अब वो फिजिकली इसे बना रहे हैं। दोस्तों, हमारे इस यूनिवर्स के बड़े सवालों के जवाब जानने के लिए हमें उसे अलग नजरिए से देखना होगा। नासा का हबल स्पेस टेलीस्कोप मेनली इंडिविजुअल स्टार, गैलेक्सीज या दूसरे कॉस्मिक ऑब्जेक्ट्स को ऑब्जर्व करता था, लेकिन स्फीयर एक्स उन टेलीस्कोप्स में से है जो एक ही आसमान के बड़े हिस्से को तुरंत ऑब्जर्व कर लेता है। स्फीयर एक्स मिशन 6 महीने के अंतराल में 99% स्काई को ऑब्जर्व कर लेगा। अब अगर इसे हबल स्पेस टेलीस्कोप से कंपेयर करें तो हबल ने सिर्फ आसमान का 0.1% हिस्सा ही
ऑब्जर्व किया था। हालांकि स्फीयर एक्स मिशन किसी भी ऑब्जेक्ट को डिटेल में स्टडी नहीं कर पाएगा, लेकिन वो फिर भी ऑब्जेक्ट्स के बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में हमें बहुत सी जानकारी दे पाएगा। अब भले ही स्फीयर एक्स टेलीस्कोप को बनाने के लिए नासा ने अप्रूवल दे दिया है, लेकिन उससे पहले उन्हें कई प्रैक्टिकल क्वेश्चंस का आंसर देना पड़ेगा, जैसे कि क्या सभी इंस्ट्रूमेंट्स स्पेस के हार्श एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर सकते हैं या नहीं, या सारे मेजर कंपोनेंट्स एक सिस्टम की तरह ऑपरेट कर पाते हैं या नहीं। अब आने वाले समय में हमें इन सवालों का जवाब भी जरूर मिल जाएगा, पर हाँ यार, उसके लिए हमें वेट करना होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आज की इस वीडियो से आपने काफी कुछ नया सीखा होगा और आप भी मेरी तरह नासा के इस नए मिशन के लिए काफी एक्साइटेड होंगे। तो चलिए जाते जाते मेरे एक सवाल का जवाब देते हुए जाइए कि आखिर वो कौन सा टेलीस्कोप है नासा का जिसने बहुत सारे प्लैनेट्स डिस्कवर किए थे। नंबर 1 केपलर, नंबर 2 हबल, नंबर 3 जेम्स वेब टेलीस्कोप या नंबर 4 चंद्रा एक्सरे टेलीस्कोप। अपने अपने जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। देखते हैं अभी तक किसने कितना सीखा है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप नए हो इस चैनल पर और इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना, ताकि आप देख सको हमारे वीडियो सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।